नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समाल का। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने सदन में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने भर्ती घोटाले मामले पर कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही बिजली को लेकर कहा कि प्रदेश में बिजली की कमी नहीं होने देंगे और स्टेडियम को लेकर कहा कि जरूरत के आधार पर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एचपीएससी एक स्वायत्त संस्था है और स्वायत्त संस्था पर जो काम करते हैं, जब उनके माध्यम से उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष आएगा तो एजेंसी पकड़ेगी और जब एजेंसी पकड़ेगी उसको सुराग मिलेगा तो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमको ये पता कि एक उप सचिव ने एक गड़बड़ की है डिप्टी सेक्रेटरी ने, और डिप्टी सेक्रेटरी कोई गड़बड़ कर रहा पकड़ा गया है। उस ट्रेल में अगर कहीं ऊपर जाता नजर आएगा तो निश्चित रूप से जिसके ऊपर भी उंगली उठेगी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी, दोषी पकड़ा जाएगा, उसको सजा भी मिलेगी। पावर तो आखिर हमने जहां सप्लाई करनी है पूरी पावर सप्लाई करनी है और जो चीज मार्केट में अवेलेबल है, जिस रेट पर अवेलेबल है उस रेट पर ली जाती है। क्योंकि हमारे पास अगर कोई कंस्ट्रेंट ऐसा आ गया जिसके कारण से अपनी प्रोडक्शन नहीं रही, जैसा बताया मंत्री जी ने कि पानी भर गया माइंस में, उस समय कोयला कम हो गया और कोयला नहीं आ पाया, कोई प्लांट भी बंद है। बाकी हमारी और जो सप्लाई है, चाहे वो थर्मल की है चाहे वो हाइड्रो की है, वो उसमें कंप्लीट पूरी नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई पूरा करने के लिए बाजार में उपलब्ध बिजली 24 घंटे मिलती है, जिस रेट से मिलेगी उस रेट से मिलके हरियाणा की जनता को जरूर बिजली देंगे। एक मैपिंग कराई जा रही है कि पहले वाले जितने भी ऐसे स्टेडियम बने हुए हैं वो और नए कहाँ का बनाने चाहिए, क्योंकि ऑन डिमांड स्टेडियम बनाने का अर्थ इसलिए नहीं है कि स्टेडियम तो बन जाते हैं, बाद में उनका रखरखाव हम देखते हैं। पहले सैकड़ों स्टेडियम बने हुए हैं और बल्कि इस बार पहली बार हमने पिछले 5 साल में 12.5 करोड़ रुपया उन स्टेडियम्स के मुरम्मत पर, उनके रखरखाव पर लगाया है। इस बजट को हम और बढ़ाएंगे, लेकिन नए स्टेडियम वहीं बनेंगे जहां आसपास स्टेडियम नहीं है। मैपिंग कराई जा रही है। उस मैपिंग में अगर आपके स्थान, अगर आपके पास जमीन है और आपका स्थान उचित बैठेगा तो बनवा दिया जाएगा। तो वहीं विधानसभा के शीतकालीन के तीसरे दिन सदन में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने डीएपी के खाद को लेकर कहा कि प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है। अगले 10 दिनों में 1 लाख मीट्रिक टन खाद मिलेगी। सोशल साइट्स पर भ्रम न फैलाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं की पैदावार में बढ़त हुई और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। हम यूरिया उपलब्ध कराए जा रहे हैं और एक समस्या जरूर देखने में आती है कि कहीं कहीं लाइन आती है, सोशल मीडिया पे टीवी पे दिखाते हैं, हर रोज यूरिया 2 है 300-400 स्थानों पर बढ़ता है। हो सकता है अलग अलग कंपनियों का यूरिया होता है, कोई NFL का है, कोई क्रिप्को का है, कोई इफ्को का है, किसी हर दुकान की अपनी डीलरशिप है, अपनी दुकान है। कभी किसी दुकान पे उपलब्ध होता है, कभी किसी दुकान पे उपलब्ध होता है। ये मैं मानता हूं कि हर वक्त हर दुकान पे यूरिया उपलब्ध नहीं होता और कई बार किसान गुलामे में जाके अफवाह फैलाने वाले लोग भी हमारे यहीं आसपास बैठे रहते हैं, जो यहाँ पर भी बैठे होंगे कुछ लोग, तो वो लोग जो है ऐसी जगह लाइन लगा देते हैं जहाँ यूरिया ना हो और उसी को सोशल मीडिया में फैलाते हैं। यूरिया डीएपी खादों की कोई कमी नहीं है, खाद हम नहीं रहने देंगे कमी, और पूरी मात्रा में खाद देंगे भरपूर किसान के लिए, और किसान को पूरी गेहूं के लिए, सरसों के लिए, आलू के लिए किसी चीज़ की खाद की कोई कमी नहीं है। डीएपी अपने उच्च विश्लेषण और अच्छे भौतिक गुणों के कारण लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण फॉस्फेटिक उर्वरक है, क्योंकि इसमें 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी उर्वरक के कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण और कोविड की वजह से प्रोडक्शन में विदेशों में दिक्कत आने के कारण आयातकों और निर्माताओं ने मई 2021 महीने के दौरान
अपने आयात और निर्माण प्रक्रिया को रोक दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में डीएपी उर्वरक की आपूर्ति में कमी महसूस की। तो वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में विपक्ष ने खाद के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने प्रदेश में खाद की कमी बताते हुए सरकार को घेरा। इन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इन्हीं के हलके के अंदर 5 बजे से लाइनें लगी हुई हैं, मारामारी हो रही है। आज सुबह लग रही है, अभी सारा का सारा आ रहा है और ये मंत्री जी कहते हैं ये सारी झूठ बात है। अब ये बताओ, जब ये ऐसी बातों को ये झूठ बोल देते हैं तो आगे क्या पूछेंगे हम इनसे। हर तरह से किसान को ऐसा हाल कर दिया है, धरती पुत्र को उसको जमीन में लिटा दिया है। उसका जो है अध्यक्ष जी ये कहते हैं काला बाजारी। आपको मैं बताती हूँ, डीएपी का जो 50 किलो का जो कट्टा है वो 1200 रुपए में बिक रहा है। सच्चाई है ये। और जो 1200 रुपए का जो एमआरपी की जगह थी वो 1500 रुपए का प्रति थैला ये बट रहा है जो यूरिया का है। आपने जो बात कही कि खाद की कोई कमी नहीं है, मैं भी ये बात मानता हूं कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोसाइटियों में खाद नहीं है। खाद बाजार में उपलब्ध है, ब्लैक में उपलब्ध है। जो खाद सोसाइटी में मिलनी चाहिए वो आज बाजार से किसान 100 रुपए से लेकर के 300 रुपए पर बैग के ज्यादा दे करके लेकर के आ रहे हैं। जो सोसाइटी में खाद दी जाती है उसमें भी किसान के साथ एक जबरदस्ती। तो वहीं विधानसभा के शीतकालीन के तीसरे दिन सदन में आफ्ताब अहमद ने खुले में नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नमाज करने के लिए या फिर पूजा करने के लिए मंदिर और मस्जिद प्रदेश में बने हुए हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। संविधान भी इजाजत देता है कि किसी भी धर्म का आदमी अपनी आस्था के अनुसार अपनी जो है पूजा अर्चना अरदास नमाज जो है वो करे। लेकिन सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत लंबे अरसे से खुले में नमाज प्रशासन द्वारा चिन्हित पार्कों और खुली जगहों में जहां वो पढ़ाई जा रही थी और उसमें कुछ असामाजिक तत्व, कुछ जो है समाज के अपने अपने जो ठेकेदार हैं वो उसमें व्यवधान डाल रहे हैं, उसमें रोकने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज के लोगों को उनको जगह को मुहैया कराया जाए जिससे कि वो खुलने में नमाज पढ़ने के लिए विवश ना हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि किसी भी समाज के व्यक्ति को इस प्रकार से खुले में कोई कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। अगर उनको करना है तो उनके लिए उनके जो इबादत के स्थान हैं, उनके पूजा के स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, उन सब स्थानों पर करना चाहिए। इसलिए कहीं आपस में समाज का टकराव न हो, इसके लिए शांतिपूर्वक वातावरण बनाकर रखना चाहिए। इसमें सबकी जिम्मेवारी है। और मुझे अच्छी बात यह है कि वहाँ आपस में लोग मिलजुल करके और कुछ स्थान उन्होंने तय किए हैं, उन स्थानों के ऊपर जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सहमति बनी है और सहमति के आधार पर वो सब कर रहे हैं। उस सहमति के बाहर जाकर के करते हैं तब टकराव आता है। वहाँ डीसी महोदय आपस में समाज के सब लोग और वो मिलकर के निर्णय करते हैं, उस हिसाब से चल रहा है। इसको ज्यादा तूल देने से और ये सामाजिक सौहार्द ये खराब होगा, इसलिए इसको तूल देने का विषय नहीं। वहीं विधानसभा की शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में शिक्षकों के सवाल पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जवाब देते हुए कहा कि आने वाले समय में यहां पर कुवैत कॉलेज बनेगा। साथ ही कहा कि लड़कियों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी। तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में हमारा प्रयास रहेगा कि को एजुकेशन पे ध्यान रहेगा, प्रयास रहेगा। अगर मेंबर का बहुत ज्यादा कहीं डिमांड या जनता की डिमांड आती है कि केवल लड़कियों के लिए कॉलेज खोल लिया जाए, स्कूल खोल लिया जाए, तभी उसी स्थिति में हम खोल लेंगे। लेकिन निश्चित तौर से इसके लिए मैं हाउस से भी निवेदन करूंगा कि वो भी समाज को इस प्रकार से जागृत करें। इसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे हैं। अगर को एजुकेशन है उसके रिजल्ट में और दूसरे रिजल्ट में बड़ा भारी परिवर्तन है। और ये असल में विषय इस प्रकार से आया कि मेरे यहीं बैठी थी, वहीं एक प्रोफेसर आई थी, मैडम थी, तो मैंने उससे ही पूछा कि आपकी राय क्या है इसके बारे में। उसने भी कहा कि को एजुकेशन।
वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जय हिंद भर्ती फर्जीवाड़े मामले पर सरकार का विरोध करने विधानसभा के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गीता पर हाथ रखकर कहें कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही है। आपको बता दें कि नवीन जय हिंद अकेले ही पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सोशल इकोनॉमिक दायरा है, उसके नाम पर शोषण है, तो हर जगह शोषण कर रहे हैं भाई साहब। तो हम तो मुख्यमंत्री जितने भी मंत्री हैं उनको यही तो कह रहे हैं, अग भाई गीता बात रख के कसम खा लो, बताओ उसमें क्या कर, हमने गलत क्या दिया? वहीं चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग करण गिलोत्रा फाउंडेशन, ARV फाउंडेशन और यूनाइटेड यहां पर सिकस फाउंडेशन की ओर से सुखना लेक पर फ्री वेरिफिकेशन कैंप बनाया गया, जहां पर बीते 4 महीने में ही 20,000 टीकाकरण सफलतापूर्वक किया गया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह पहुंचे। इस मौके पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने करण गिलोत्रा फाउंडेशन के फाउंडर करण गिलोत्रा से बातचीत की, आपको सुनाते हैं। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग, करण गिलोत्रा फाउंडेशन, यूनाइटेड सिख फाउंडेशन और ASR फाउंडेशन द्वारा सुखना लेक पर आयोजित फ्री वैक्सीनेशन सेवा सेंटर ने मात्र 4 महीनों के अंदर सक्सेसफुली 20,000 टीकाकरण किया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं करण गिलोत्रा फाउंडेशन के ओनर खुद करण गिलोत्रा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, इतने कम समय के अंदर इतना बड़ा टारगेट आपने अचीव किया। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो हमारे हेल्थ वर्कर्स की है, जिन्होंने वो कहते हैं ना, बिना किसी डर के सेकेंड वेव जब पीक पे थी तब भी ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर हम चलाते रहे। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो चंडीगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट की जो कॉपरेशन हमें मिल रही है और उनका जो साथ मिला, हमें ये परमिशन दी गई कि आप यहाँ पर हम मिलके एक सेंटर खोलते हैं, और लोगों को भी जिस तरह की फैसिलिटी आप देख रहे हैं हमने बनाई कि जिसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से आधे घंटा बाद में बैठने की भी पूरी लाउंज वगैरह बनाई है, तो लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस मिला कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आई वुड से कि बेटर फैसिलिटी यहाँ पर सुखना लेक पे बनाई गई। तो उससे एक लोगों को, मेरे को लगता है कि अवेयरनेस भी आई और उनको एक हाइजीन का और एक प्रोटोकॉल का उनको एक फीलिंग हुई कि हाँ। और दूसरा, जैसे जैसे ये सब अवेयरनेस आ रही थी वैसे वैसे लोगों का यहाँ पर फुटफॉल बढ़ा, टूरिस्ट भी बहुत आता है क्योंकि सुखना लेक हमारा एक आइकॉनिक साइट है यहाँ चंडीगढ़ की, तो टूरिस्ट को भी इस सुविधा का बहुत सारा लाभ मिला। तो मेरे ख्याल से ये एक जॉइंट एफर्ट था करण गिलोत्रा फाउंडेशन का, यूनाइटेड सिख का और ASR फाउंडेशन का, और जो मैं कहूँगा इसमें जो पेरेंट रोल जिसने प्ले किया वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हमारे जो एडवाइज़र हैं धर्मपाल सर, यशपाल जी जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ हैं, जिन्होंने इस आई वुड से इस ड्रीम को एक रियलिटी बनने दिया, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह ये NGOs के साथ कोलैबोरेट करके हमने कोविड केयर सेंटर्स बनाए, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ को आगे ले जाते हुए हमने एक ये पहल की थी और इसमें बहुत ही अच्छा हमें सक्सेस मिला। आज आप देखोगे ऑनरेबल गवर्नर साहब आए थे हमारे हरियाणा के, तो हमें वो शाबाशी दे के गए हैं। हमने 20,000 वैक्सीनेशंस यहाँ पर आज एक छोटे से समय 4 महीने में कंप्लीट की, और अब हमने मिशन लिया है 25,000 वैक्सीनेशंस करने का। तो मेरे हिसाब से इस तरह ही अगर गवर्नमेंट और NGOs मिलके काम करते रहेंगे तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे, और ये काम सिर्फ सरकारों का नहीं होता, ये लोगों को भी साथ जुड़ना पड़ता है कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स के लिए। सो आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी, ऑल माई मीडिया फ्रेंड्स ऑल्सो, कि वो हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहते हैं। थैंक यू। Despite being fully known the importance of vaccination, there are few people who don't want to get vaccinated. So how difficult is it for you to convince them or for your team to take them here and get them vaccinated? देखिए, आई वुड नॉट से दैट के चंडीगढ़ बीइंग ए एजुकेटेड सिटी, आई एम श्योर कि यहाँ वी डोंट फेस दिस मच ऑफ अ प्रॉब्लम।
But yes, I also know some people who probably have this, I would say, a different understanding. I would not say a misunderstanding, wherein that vaccination is probably effective or not effective. But I'm saying around, if you see like how people are being vaccinated, so one of the major factors, the self-motivation comes automatically. And when you see people queued up in lines here to get vaccinated, so I'm sure people who are passing by also understand, yaar, ke, if everybody is getting it, it's not that I'm the only one who's intelligent around. Probably these guys are much more intelligent. And plus, of course, when they interact with the doctors, the health workers, so they tell them, what are the advantages. And we have seen the end of second wave was a result of vaccination only. And I'm sure Chandigarh being such an important and educated city, I'm not very sure on the figures, but I'm sure we'll touch 100% second dose also very soon. बहुत बहुत शुक्रिया सर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर टास्क। तो ये थे हमारे साथ करण गिलोत्रा फाउंडेशन के ओनर करण गिलोत्रा, जिन्होंने बताया कि मात्र 4 महीनों के अंदर जो है वो चंडीगढ़ सुखना लेक पर बनाए गए फ्री वैक्सीनेशन सेवा सेंटर ने 20,000 टीकाकरण किए हैं और आगामी दिनों के अंदर जो है उनकी एक तरह से जो टास्क है वो 25,000 टीकाकरण की रहेगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन त्यागी। तो वहीं पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा सोढ़ी ने कांग्रेस को इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब की घुटन और लाचारी को स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ने राज्य की सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को दांव पर लगा दिया है और इसीलिए गहरी पीड़ा के साथ मैं तत्काल प्रभाव से सभी पदों और कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा देता हूं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह के वक्त कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके राणा गुरमीत सोनी वहीं पंजाब बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने उनका स्वागत किया। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बाइक सवार युवकों ने आतंक मचाया, रॉड और डंडों से राहगीरों को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फतेहाबाद से बड़ी खबर, बाइक सवार युवकों ने आतंक मचाया, रॉड और डंडों से राहगीरों की पिटाई की। तो वहीं आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं फतेहाबाद से, जहां पर बाइक सवार युवकों ने आतंक मचाया, उनकी बदमाशी देखने को मिली, रॉड और डंडों से राहगीरों की पिटाई की गई। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो कि राहगीरों को डंडों और रॉड से पीट रहे थे, आखिर इसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी फतेहाबाद से, बाइक सवार युवकों का आतंक देखने को मिला, जहां पर डंडों और बाइक से मारपीट की गई राहगीरों के साथ। और ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े ही बर्बरता के साथ डंडों और रॉड से राहगीरों की पिटाई की जा रही है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, फतेहाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर बाइक सवार युवकों ने आतंक मचाया। यहां पर राहगीरों को रॉड और डंडों से पीटा गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यह फतेहाबाद से, जहां पर बाइक सवार युवकों का आतंक देखने को मिला। बिल्कुल भी डर इनके मन में शासन प्रशासन का नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी खौफ कि इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो जाएगी। और यहां पर बड़ी बर्बरता के साथ राहगीरों को पीटते हुए रॉड और डंडों से लात घूंसे यहां पर चलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से राहगीरों के साथ पिटाई की जा रही है। लात घूंसे रॉड डंडे जो हाथ में आया वो बरसाया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये लड़के हैं कौन जो कि इतनी बर्बरता से राहगीरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनकी पिटाई कर रहे हैं। डंडों और रॉड के साथ पिटाई की गई है, लात घूंसे यहां पर चलाए गए हैं।
तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितनी बर्बरता के साथ यहां पर पिटाई की जा रही है। ये देखिए, बाइक सवार युवकों का आतंक यहां पर देखने को मिला है। फतेहाबाद के बुना का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। बिल्कुल खौफ इन युवकों में नहीं है कि इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो सकती है। बेखौफ युवक किस तरीके से बर्बरता के साथ रॉड, डंडे और लात घूंसे चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। तो फतेहाबाद से ये तस्वीरें आपके सामने, फतेहाबाद के बुना की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रॉड और डंडों से राहगीरों को पीटा गया। चलिए अब बड़ी खबर बहादुरगढ़ से है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बहादुरगढ़ से। स्पा सेंटरों पर पुलिस की छापेमारी। स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। 15 लड़कियों के साथ 2 लड़के गिरफ्तार किए गए। एएसपी भारती डबास की अगुवाई में छापेमारी की गई। पुलिस ने दर्ज की 3 एफआईआर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बहादुरगढ़ से, जहां पर स्पा सेंटरों में सेक्स रैकेट चल रहे थे और इसमें छापेमारी की गई है। 15 लड़कियों के साथ 2 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं। एएसपी भारती डबास की अगुवाई में छापेमारी की गई है। पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। बड़ी और अहम जानकारी बहादुरगढ़ से। स्पा सेंटरों पर पुलिस की छापेमारी देखने को मिली। स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाए जा रहे थे। 15 लड़कियों के साथ ही 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। एएसपी भारती डबास की अध्यक्षता में कार्रवाई की गई है। स्पा सेंटरों पर पुलिस की छापेमारी देखने को मिली। सेक्स रैकेट स्पा सेंटर की आड़ में चलाए जा रहे थे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर छापेमारी पुलिस के द्वारा की गई है। यहां पर स्पा सेंटर के आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा पर। बहादुरगढ़ के स्पा सेंटर की आड़ में यहां पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जहां पुलिस ने छापेमारी की और यहां से कई लड़कों और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 एफआईआर दर्ज की है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बहादुरगढ़ से आपके सामने। जी सर, बताएं क्या कार्रवाई की गई स्पा सेंटर्स पर? कल एसपी साहब की डायरेक्शन अनुसार 3 स्पा सेंटरों पर रेड की गई। 3 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से 15 लड़कियां और 2 लड़के गिरफ्तार किए गए मौके से। स्पा शिकायत थी सर? इनमें शिकायत ये मिलती है कि भाई ये कोई अनैतिक व्यापार साथ में करते हैं। जो कल हमने अपना एक कस्टमर भेजा बनाकर, तो वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि हाँ, ये ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे। बहादुरगढ़ का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने यहां पर छापेमारी कर कई लड़कों और लड़कियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है और आगे ऐसे और छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। फिलहाल ये मामला बहादुरगढ़ से सामने आया है, जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था, जहां पर पुलिस ने छापेमारी की और इस छापेमारी में कई लड़कों और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि